रहीम। नाजरीन, उम्मीद है कि आप खैर खैरियत से होंगे और खुश खुरम होंगे। नाजरीन, जैसा कि आपको पता है, मैं हूं डॉक्टर खलील अहमद खान और आप प्रोग्राम देख रहे हैं इन्फो खंदा। इन्फो खंदा प्रोग्राम एक इंशाल्लाह बहुत अच्छे रुख और अपने मकासद को अचीव करने की तरफ जा रहा है। बहुत अच्छा है हमारा ये प्रोग्राम, जो कि नौजवान नस्ल को ट्रेन करने के लिए है। उनको ये बताने के लिए है कि कैसे ये जो हाई रैंक लोग होते हैं या फिर बहुत सक्सेसफुल लोग होते हैं, ज़िंदगी में उन्होंने बहुत आगे तरक्की की हुई होती है, वो कैसे तरक्की करते हैं, कैसे इतनी दूर तक वो पहुंचते हैं। तो इस पे आज भी हम बात करेंगे। आज हमारे साथ बड़ी ख़ास मेहमान हमारे साथ मौजूद है। लेकिन जैसा कि आपको पता है, अपने आदत के मुताबिक मैं एक शेर या कुछ अशार से शुरू करता हूँ। और इस पे मुझे अभी कहा गया है कि जी आखिर में आप शेर कहा करते थे। बाकी प्रोग्राम में जो सोशल मीडिया पे नहीं, जो जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे मेरे प्रोग्राम है, तो और एंड भी आप किसी नसीहत के साथ करते थे जो हमारे बच्चों के लिए काम आता था। मैं कोशिश करूंगा कि मैं उस को भी बहाल करूं कि एंड पे भी मैं कुछ ऐसी बातें डालूं। लेकिन स्टार्ट में जो हम बातें कर रहे होते हैं, इसको उसको आप इस तरह ले कि हम लोग अगर एंड पे कुछ ना कह सके जाते जाते, चूंकि टाइम बड़ा कम होता है। तो सामीन, जैसे कि हमारा पहला हमने टॉपिक रखा था प्रोग्राम का, टाइम रखा था कि टाइम क्या चीज़ है। उस पर मैंने बहुत सारी डिफिनेशन बताई थी और उसमें एक डिफिनेशन मैंने किसी ने मुझे डिफिनेशन भेजी है कि जी टाइम की सबसे बड़ी खूबी ये होती है कि वो गुजर जाता है। इसी तरह मैंने जो डिफिनेशन पसंद करके आपको बताई थी, वो अनवर मसूद साहब की बताई थी, जिसने कहा था कि जी वक्त वो है जो हाथों से चुड़िया ले जाता है और जुरियां दे जाता है। तो ये डिफिनेशन मुझे बहुत पसंद है। बाकी भी बहुत सारे डिफिनेशन है। उसके बाद हमने टॉपिक रखा हुदूद का, यानी हद का, कि इस्लाम के हद के अंदर हद क्या है। तो उस पर मुझे बहुत सारे क्वेश्चन आंसर आए और मैंने आंसर दिए। लेकिन मैं ऑन द रिकॉर्ड भी नेक्स्ट प्रोग्राम में इंशाल्लाह जो हमारा है उसमें मैं दूंगा उसके आंसर्स। लेकिन यकीनन हम आपको एक टॉपिक दे देते हैं और उस टॉपिक का देना भी जो है ये भी अल्लाह सुब्हान व तआला की तरफ से गनीमत है। हमने अच्छे उस्तादों के साथ ज़िंदगी गुजारी है, तो हमें टॉपिक दिया करते थे, तो हम उस पर जब सर्च करते थे तो हमें ऐसी ऐसी चीज़ें मिल जाया करती थी कि जिसके पीछे फिर हम लोग प्रोफेसर साहबान को और फिर उलमा इकराम को, फिर शेखुल हदीस और शेखुल कुरान तक हम पहुंच जाया करते थे कि इस्लाम में उसका क्या स्टेटस है। तो हमने एक टॉपिक दिया है, थोड़ा सा तो हम बता लेते हैं, लेकिन काइंडली आप अपने आप को ये भी करें कि कोशिश कि आप खुद भी कोशिश कर लिया करें। जो आज का हमारा थीम है, जो आज से हमारा थीम है, जो बहुत बड़ा थीम है, हम करते रहेंगे इंशाल्लाह अब आगे, वो है अकीदा। क्रीड हमारा है, लेकिन अंग्रेजी में जिसको क्रीड कहते हैं, इसको अकीदा कि अगर आप इंटरप्रेट करते हैं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम मुझे कुछ जगहों पे ऐसे नजर आया कि क्रीड का जो लफ्ज है ये किधर और भी यूज होता है, किसी और पर्पस के लिए भी यूज होता है, जबकि अकीदे का लफ्ज जो है ये किसी और पर्पस के लिए यूज नहीं होता। तो अगर आप इस्लाम के छतरी के मुताबिक स्टडी करना चाहते हैं तो आप अकीदा ही को स्टडी करें। और अगर उर्दू में और इंग्लिश दोनों जुबानों में आपको मिल जाएंगे। अकीदे पे बहुत बड़े बड़े उलमा इकराम ने बड़ी अच्छी बातें की है, प्रोफेसर साहबान ने बहुत अच्छी बातें की है, तो आप उसको पढ़ सकते हैं। मैं जब अकीदे की बात आती है तो मैं लाज़िम बात है शायरों को कोट करता हूं। तो आज मैं एक ऐसे शायर को कोट करने लगा हूं जिस पे मैं कहता हूं कि वो बहुत अच्छा लिखता है। अक्सर मैं ये कहता हूं कि माई का लाल उस जैसा नहीं लिख सकता, लेकिन आज मैं कह रहा हूं कि कोई माई का लाल उनको अकीदे में चैलेंज नहीं कर सकता। तो ये है कि अकीदा चूंकि हमारा टॉपिक है और मैंने टॉपिक शायर को आज सेलेक्ट किया है, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह को। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि क्यों जियाकार बनूं सूद फरामोश रहूं, क्यों जियाकार बनूं सूद फरामोश रहूं, फिक्र फिरदा न करूं महवे गमे दोष रहूं, नाले बुलबुल के सुनूं और हमतन गोश रहूं, नाले बुलबुल के सुनूं और हमतन गोश रहूं, हम नवा मैं भी कोई गुल हूं कि खामोश रहूं, और जुरत आमोज मेरी ताब सुखन है मुझको, जुरत आमोज मेरी ताब सुखन है मुझको, शिकवा अल्लाह से खाकम बदहन है मुझको।
क्या शिकवा है, इंशाल्लाह हम आपको आगे बताएंगे, शिकवा भी बताएंगे, जवाब शिकवा भी बताएंगे। और अल्लाह सुब्हानहू तआला से शिकवा करना इतना आसान नहीं है कि हर आम इंसान मेरे जैसा छोटा इंसान उसको करे, लेकिन अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह जैसा बंदा यकीनन अल्लाह सुब्हानहू तआला से शिकवा उन्होंने जो किया है तो वो लोगों की बात को अल्लाह सुब्हानहू तआला तक पहुंचाया है, और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला का जवाब लेके लोगों तक बताया है कि जवाब शिकवा में उन्होंने जो बताया है वो भी आपको बताएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट भी है, और उसके साथ मैंने जो शायर को सेलेक्ट किया है वो भी यकीनन बहुत बड़े शायर हैं जो कि इस सब्जेक्ट को इंशाल्लाह कवर करवाएंगे आपके लिए कि अकीदा क्या चीज़ है। लेकिन अकीदे के बारे में मैं अगर एक सेंटेंस में आपको बताऊं, जो मेरी अपनी राय है, लेकिन इस्लाम की रोशनी में बता रहा हूं, इंशाल्लाह उसमें गलती नहीं होगी, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला जब किसी पे रहम करता है, उसको मुसलमान पैदा करता है या उसको बाद में मुसलमान करता है, जो उनके दिलों की ताकत जो है वो मोड़ने की ताकत सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू तआला के साथ है। तो अल्लाह पे ईमान लाना और उसके रसूल पे ईमान लाने के बाद जो अल्लाह सुब्हानहू तआला का सबसे बड़ा तोहफा है वो अकीदा है। अब अकीदा क्या चीज़ है, तो इसको आप पढ़ते रहे, हम आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करते रहेंगे। साथ साथ में आज मैंने इसका स्टार्ट लिया कि शिकवा अल्लाह से खाकम बहदन खाकम बदहन है मुझको, तो उसके बारे में हम बताएंगे कि कैसे ये शिकवा है और कैसे उस जवाब शिकवा है। आज जो मेरे साथ को होस्ट है, मेहमान गिरामी को इंट्रोड्यूस करने से पहले मैं अपने को होस्ट को इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा। ज़ैनब खान मेरे साथ है। ज़ैनब खान जो है ये BS कर रही है डिजिटल मीडिया में पंजाब यूनिवर्सिटी से, और जो मेरे साथ मेहमानान गिरामी आते हैं, यकीनन मैं हर बार कहता हूं कि वो बहुत ज़्यादा तजुर्बाकार लोग होते हैं, उनकी बहुत सारी बड़ी हिस्ट्री होती है। लेकिन आज जो हमारे साथ डॉक्टर साहबा हैं वो डॉक्टर सानिया बशीर है, और डॉक्टर सानिया बशीर जो है ये CEO है और फाउंडर है डायबिटीज़ टेली केयर की। अब डिजिटल बातें दो जगहों से हो रही है, और खुशकिस्मती से डॉक्टर साहब को वेलकम करूंगा इस प्रोग्राम में। डॉक्टर साहब मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी अब आ रही है, बीच में रुक गई। अच्छा, मैं आपको वेलकम कर रहा हूं प्रोग्राम में आज के। थैंक यू सो मच, थैंक यू खलील साहब फॉर योर इनवाइटिंग मी, और मुझे मौका दिया कि मैं बारे में डिजिटल मीडिया के बारे में जो है वो कुछ मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर सकूं। थैंक यू सो मच। बहुत नाइस ऑफ यू, आपका आपका आने का बहुत शुक्रिया, वक्त निकालने का। हमें एहसास है कि आप कितनी मसरूफ है, आपके वक्त निकालने का बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले ज़ैनब खान को कहूँगा कि वो इस प्रोग्राम का आगाज़ करे अपने क्वेश्चन से, चूँकि उसने डॉक्टर साहबा के लिए कुछ क्वेश्चन तैयार कर रखे हैं। तो जी ओवर टू यू ज़ैनब खान साहबा। थैंक यू डॉक्टर साहब फॉर हैविंग मी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। अच्छा, मुझे आपसे ये पूछना था, मुझे आपका बैकग्राउंड जानना है। आप मुझे थोड़ा अपना चाइल्डहुड के बारे में बताएं, अपनी इब्तदाई तालीम के बारे में बताएं, अपने इब्तदाई घर के बारे में बताएं। मैं जानना चाहती हूँ आपके चाइल्डहुड के बारे में। थैंक यू ज़ैनब, और ये एक बड़ा अच्छा होता है कि हम अपने बारे में थोड़ा सा, हमारे लिए भी रिफ्रेशिंग होता है कि आज हम जिस जगह पे अगर मौजूद हैं तो हम कहाँ से आए हैं। आई थिंक ये एक इंस्पायरिंग भी हो जाता है उन लोगों के लिए जो शायद हमसे कोरिलेट करते हैं। तो सबसे पहले तो बताती चलूँ, मेरा ताल्लुक एक मिडिल क्लास फैमिली से रहा, और कराची से इब्तदाई तालीम हासिल की, कराची से ही ग्रोन अप हुआ, कराची ही एक हमारा होम टाउन है, वहीं से अपनी इब्तदाई तालीम हासिल की। एकेडमिक्स में हमेशा से ही एक अच्छा रोल प्ले करते हुए एक बहुत स्टूडियस स्टूडेंट रही मैं। किताबी कीड़ा कह लें तो शायद बेहतर होगा ऑप्शन, के बहुत बहुत स्टूडियस रही, अपने आप को एकेडमिक्स में बहुत डेडिकेटेड रखा, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं किया। उसके बाद कराची से ही अपनी मेट्रिकुलेशन, देन इंटर, उसके बाद अपनी ग्रेजुएशन MBBS भी मैंने कराची से जिन्ना मेडिकल डेंटल कॉलेज, दैट वाज एफिलिएटेड विद कराची यूनिवर्सिटी एट दैट टाइम, नाउ इट बिकम्स सुहेल यूनिवर्सिटी। वहीं से मैंने अपना MBBS स्टार्ट किया। थोड़ा सा मैं बताती चलूँ कि
चूंकि एक स्टूडियस स्टूडेंट रहे, बट आई गॉट अ स्कॉलरशिप इन माय एमबीबीएस। अपनी एमबीबीएस की कंप्लीट एजुकेशन में मैंने स्कॉलरशिप से, चूंकि एक मिडिल क्लास फैमिली का एक प्राइवेट कॉलेज से पढ़ना, इट वाज नॉट अ इजी टास्क। और ये बताने का मकसद इसीलिए है कि हमारे जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि शायद अफोर्डेबिलिटी ना होने की वजह से अपने करियर को डाउन कर देते हैं कि नहीं बन सकते। आई स्टार्टेड एमबीबीएस और एक हार्ड वर्किंग के तहत आई got first position in whole Karachi in my first year, and then got scholarship from the university and completed my whole 5 years with the scholarship, and passed out with the first position again in whole Karachi. Then I started, then I shifted from Karachi to Hyderabad and started my family life and took a gap of 4 to 5 years. And then I think कि एक बहुत अच्छा मैंने जो है वो करियर अपना एकेडमिक रखा था, तो आई ट्राई टू रीस्टार्ट इट विद सम फोकसिंग टॉपिक जो कि मेरे लिए आसान भी हो। और एक बीइंग अ फीमेल, एक बीइंग अ वुमेन, आपको अपनी फैमिली को देखना होता है, आपकी तमाम प्रायोरिटीज होती हैं, तो उसको परस्यू करते हुए आई स्टार्टेड माय स्पेशलाइजेशन फ्रॉम इंग्लैंड एंड फोकस्ड ऑन द डायबिटीज। So I completed my master's in diabetes, and it was a hybrid model. I go there with the master's and presented my thesis, and fortunately I received a higher achiever award in UK by presenting a thesis on the diabetes and telemedicine. And that was a first time topic from in the masters कि डायबिटीज को हमने सिर्फ टेलीमेडिसिन से प्रूव किया कि किस तरीके से एक डायबिटीज का पेशेंट इंप्रूव हो सकता है। सो आई गॉट अ हायर अचीवर अवार्ड इन यूके, and from 2020 I established this organization. So that was all about my childhood and then educational career, and that's it. माशाल्लाह माशाल्लाह। डॉक्टर साहब दो बातें मैं करना चाहूँगा। एक तो ज़ैनब की अवेलेबिलिटी है, ज़ैनब भी यंग है और अभी पढ़ रही है, और हमारे तवज्जुद से चूंकि ये तकरीबन 2 मिलियन के करीब लोग इस प्रोग्राम को देखते हैं, और 400-500 के करीब तो हमारे यूट्यूब पे हैं जो कि 1 घंटे का प्रोग्राम रेगुलर देखते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। और हम किसी को रिक्वेस्ट नहीं करते कि आप इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और मिन्नतें नहीं करते किसी को। हमारे टीम ऐलान की कह रही होती है, लेकिन मैं नहीं कहता। मुझे वो लोग चाहिए जो कि क्वालिटी के लोग हो, मुझे क्वांटिटी नहीं चाहिए, मुझे क्वालिटी चाहिए। तो बहरहाल ये लोग जब सुनेंगे तो दो बातें आपने बड़ी ज़बरदस्त की। एक तो आपने 2 मरतबा मिडिल क्लास का लफ्ज़ यूज़ किया। डॉक्टर साहब मेरे ख़ानदान में 5-6 लोग ऐसे हैं कि अगर मैं उनके नाम लूँगा तो डायरेक्टली आप सब जानते होंगे, ज़ैनब भी जानते होंगे, हालांकि वो अभी इतने प्रोफेशनल लेवल तक नहीं आई, तो इसका मतलब है कि वो बहुत बड़े बड़े सीटों पे ज़िंदगी में रहे हैं। और उनके बच्चों के बारे में अगर आपको मैं बताऊंगा तो आप शायद मुझे अंडे मारने या पत्थर मारने लगेंगे। उनके बच्चों ने कुछ ज़िंदगी में नहीं किया, यानी वो जिन इदारों से उनका ताल्लुक था वो वहाँ पे उस पोस्ट तक पहुंचे जिससे ऊपर कोई पोस्ट नहीं थी, लेकिन अगर उनके बच्चों को आप देख ले तो वो कुछ ना बन सके। और ये बड़ी खुशकिस्मती होती है कि जितने बड़े, और मैं देख रहा हूँ कि जितने बड़े लोग हैं मुझे जहां जहां जाने का मौका मिल रहा है समेत हमारे सबके, तो वो मिडिल क्लास से होते हैं, और बल्कि कुछ तो लोअर मिडिल क्लास के और अंडर द पॉवर्टी लाइन में जिंदगी गुजारने वाले लोग थे, जिनको मैंने देखा कि वो इतने बड़ी सीटों तक पहुंचे हैं दुनिया भर में भी और पाकिस्तान में भी। तो तरक्की वही लोग करते हैं जो मेहनत करते हैं। लेकिन डॉक्टर साहबा ने बहुत अच्छा टिप दिया कि अगर आप मेहनत करेंगे तो कोई चैलेंज आपके सामने नहीं आना चाहिए और ना आपके सामने होना चाहिए। मजीद मैं अगर ज़ैनब की तरफ जाऊं तो उससे पहले मेरा क्वेश्चन, चूंकि मैं खुद मेडिसिन से हूं, तो डॉक्टर साहब डायबिटीज़ मैनेजमेंट जो है ये यकीनन एक मुश्किल काम है एक आम आदमी के लिए, लेकिन उसमें एक जो सबसे बड़ी जो चीज़ है वो ये है कि जैसे शुगर का या डायबिटीज़ का नाम लोग सुन लेते हैं तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि कोई जी बस उनकी ज़िंदगी का आखिरी लाइन आ गया और बस वो कल परसों में मरने वाले हैं, अल्लाह ना करे, और मतलब वो बड़े परेशान हो जाते हैं। तो एक तो मरीजों को ये, पेशेंट को ये बताएं कि देखिए पाकिस्तान के जितने इस वक्त आपको बड़े बड़े लोग नजर आ रहे हैं जो स्क्रीन पे अक्सर होते हैं, इन सबको डायबिटीज भी है और ब्लड प्रेशर भी है और शुगर भी है और इनको सारी चीजें इनको भी है, और वो भी जी रहे हैं, 80 को और 70 को भी पहुंच गए हैं। तो कितना ये खतरनाक है, कैसे ख्याल और मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या कहेंगी? तो फिर हम डिजिटल की तरफ आ रहे हैं। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जब भी किसी पेशेंट को डायबिटीज डायग्नोस होती है, उसको पता चलता है कि भाई मुझे तो शुगर का मर्ज डायग्नोस हो गया, तो उसके जहन में सबसे पहले यही सवाल आता है कि अब क्या होगा और मेरी जिंदगी अब कैसे गुजरेगी, क्योंकि सब जानते हैं कि शुगर जो है वो एक दायमी मर्ज है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं ये कहना चाहूंगी कि लोगों को ये नहीं पता कि ये दायमी मर्ज तो है, लेकिन ये लाइलाज मर्ज नहीं है।
लेकिन उसके साथ साथ हम ये भी नहीं कहते कि ये इसका मतलब हम ये कहें कि आप आज डायबिटिक हैं तो कुछ साल बाद आप नॉन डायबिटिक हो जाएंगे, ऐसा भी नहीं है। लेकिन अगर जो मैं इस फील्ड में आई और मेरा आने का जो मकसद था वो यही था कि डायबिटीज के पेशेंट को जो सबसे ज्यादा जरूरत होती है वो होती है काउंसलिंग की। काउंसलिंग की जरूरत होती है। इसके साथ साथ उनको एक बेस्ट लिसनर चाहिए होता है, उनको अपना डॉक्टर जो है वो अपने लिए एक बेहतरीन लिसनर चाहिए होता है। वो चाहते हैं कि उनके दिल में जितने भी खौफ और खतरात हैं वो सब वो बोल सकें और उसके जवाब वो उन्हीं से पा सकें जो कि उसमें महारत रखते हैं। सो डायबिटीज की जो मैनेजमेंट है वो खतरनाक है, टाइम टेकिंग है, प्रोग्रेसिव डिजीज होने की वजह से। लेकिन इसका हल सिर्फ यही है कि आपका डॉक्टर आपके लिए काउंसलिंग सेशन प्रोवाइड करे, आपको एजुकेट करे, आपकी अपनी डायबिटीज को समझना आपके लिए कितना जरूरी है, आपकी जिंदगी के पैटर्न को। क्योंकि देखिए जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स होते हैं कि अगर हम कहें कि आप डाइट शुरू कर दें, आप जो है वो वर्जिश शुरू कर दें, ये जाने बगैर कि जो आपके सामने पेशेंट है वो दिन रात मजदूरी करता है, सुबह 7 बजे घर से निकलता है, रात 10 बजे घर पे आता है, हम उसे अगर यही कहते हैं कि तुम वर्जिश करो तुम वर्जिश करो, या हम उसे एक डाइट प्लान बना के दे दें कि जिसमें हम कहें कि भाई आपका खाना ऐसा होगा जो दूसरों से मुख्तलिफ होगा, जिसके घर में 2 वक्त रोटी खाने को नहीं है, उसको हम डाइट प्लान बना के दे दें, तो मेरा ख्याल है कि एक डायबिटीज का पेशेंट जब उसे शुगर होती है तो उसे अपने डॉक्टर से एक तफसीली मुलाकात करनी चाहिए और अपनी डायबिटीज को समझना चाहिए, और एक कंप्लीट एजुकेशन से उसके तमाम मसाइल हल हो सकते हैं। और दैट इज द थिंग, जो एक आपके सवाल का जवाब है वो यही है कि कंटिन्यूस एजुकेशन इनकी बड़ी जरूरत है। अच्छा अच्छा डॉक्टर साहब, डिजिटल की तरफ जाने से पहले मैं, चूंकि डिजिटल हमारा सब्जेक्ट है और ज़ैनब भी उसका बड़ी शिद्दत से इंतजार कर रही है, लेकिन यह है कि उससे पहले फिर एक क्वेश्चन यहाँ आता है। डॉक्टर साहब, जिन डॉक्टर साहबान के साथ मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा इसलिए कि वो तो शायद इस दुनिया में अब है कि नहीं है, लेकिन उसके बच्चे मुझे मेरी जान खाएंगे कि अगर मैं नाम लूँगा। एक ज़माना था जब डॉक्टर के पास जाना अच्छा तो था, लेकिन मैंने देखा था डॉक्टर ऐसे जिनके साथ मैंने वक्त गुजारा था, एक डॉक्टर साहब थे जो मारा करते थे पेशेंट को, ऐसे थप्पड़ मारते थे कि आप हैरान हो जाते थे। फिर उसके बाद जो है प्राइवेट क्लिनिक उन जमाने में बड़े कम थे, सारे सरकारी होते थे पब्लिक सेक्टर के, और उनका अजीब सा नखरा होता था। फिर एक दो और डॉक्टर थे जो फिजिशियन थे, एक जमाने की बात है। तो एक दिन एक पेशेंट ने, मरीज ने खाए थे कुछ स्टेरॉइड्स वगैरह, किसी डॉक्टर ने लिख के दिए थे, तो उसके साथ उसके बॉडी में सूजन आ गई थी। तो मैं ऐसे बैठा हुआ था तो एक पेशेंट आ गया, तो उसने डॉक्टर साहब को कहा कि डॉक्टर साहब मेरी ये सूजन आई है बॉडी में, ये स्टेरॉइड थोड़े से मैंने खाए हैं। तो डॉक्टर साहब ने उसको कहा कि मर नहीं गए हो अभी, मरना चाहिए तो तुम्हें तो 2 दिन पहले मरना चाहिए था, अभी चले शुक्र करो इस हफ्ते में मर जाओगे, बस नेक्स्ट तुम्हारा आखिरी वीक है, जाओ बस पानी पियो दूध पियो और नेक्स्ट तुम्हारा आखिरी वीक है। तो इस तरह के डॉक्टर्स भी पाए जाते हैं, शायद अब भी पाए जाते हैं। अल्लाह सुब्हानो तआला सबको सीधा रास्ता दिखाएं। डॉक्टर साहब कहाँ मिलेंगी ये प्रोफेशनल क्लिनिक्स और ये हमदर्द डॉक्टर, ये हमदर्दी करने वाले डॉक्टर्स, और उनको कहाँ ये पढ़ाया जाता है सारा कुछ? बिल्कुल। देखिए मैं जिस फील्ड से ताल्लुक रखती हूँ, एक मेडिकल फील्ड है हमारी, और मैं बिलीव करती हूँ कि शायद हमें कंपेयर तो नहीं करना चाहिए, लेकिन हाँ जिन बातों को हम समझते हैं उसके लिए जो इनिशिएटिव हमने उठाया, इन्हीं बातों को मद्देनजर रखते हुए कि हमें पेशेंट के साथ, अगेन आपकी वाली बात मैं रिपीट करूंगी कि हमें क्वांटिटी पे नहीं काम करना, हमें क्वालिटी पे काम करना है। बट डेफिनेटली अगर एक डॉक्टर हॉस्पिटल में बैठा हुआ है या सरकारी अस्पताल में बैठा हुआ है या प्राइवेट हॉस्पिटल में बैठा हुआ है या मेडिकल ओपीडीज कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उनके लिए नंबर्स इंपॉर्टेंस रखते हैं, कुछ उनकी प्रायोरिटी होती है, कुछ उनकी प्री रिक्वेस्ट्स होती हैं। तो मैं कंपेयर तो नहीं करूंगी कि कौन क्या कर रहा है और कैसा कर रहा है, लेकिन हाँ ये जरूर कहना चाहूंगी। जी अच्छा जी डॉक्टर, हाँ थोड़ा सी कट गया था, लेकिन जी जी डॉक्टर साहब। ठीक है। तो मैं ये तो कहना चाहती कि मैं कंपेयर तो नहीं करूंगी, लेकिन हाँ जिन इनिशिएटिव की बेस पे हमने अपना इदारा बनाया है उसका मकसद ही यही है कि हमने पेशेंट को सुनना है, पहली बात। नंबर 2 कि हमने पेशेंट और डॉक्टर का जो बैरियर है कि अगर एक पेशेंट को डायबिटीज हो गई तो उसको कंसल्टेंट लेवल तक पहुंचने तक कितने मसाइल का सामना होता है कि उसको 15 दिन या 1 महीने बाद का अपॉइंटमेंट मिलेगा, फिर उसके बाद वो 3 से 4 घंटे लाइन में बैठेगा, या अगर कोई रिमोट एरिया से है
तो वो शहर की तरफ जाएगा और फिर वो बड़े अस्पताल में बड़ा डॉक्टर बैठा होगा और फिर बड़े डॉक्टर के पास 4 घंटे इंतजार में बैठना होगा, और वहां जाके फिर वो जब अपने डॉक्टर से बात करेगा तो हार्डली 10-15 मिनट, मैक्सिमम 20 मिनट वो अपनी बात कर पाएगा। लेकिन उस सारे प्रोसेस से वो इतना एग्जॉस्ट हो चुका होता है, तो शायद कुछ पेशेंट भी अपनी बातें नहीं बता पाता, कुछ डॉक्टर भी अपनी मसरूफियात की बिना पर वो सारी बातें नहीं पूछ सकते हैं। तो अगर आप सवाल करेंगे कि कहाँ मिलेगी ये हमदर्दी, तो मैं कहूंगी कि डायबिटीज टेलीकेयर इसी इनिशिएटिव पे काम कर रहा है और अपनी हमदर्दी जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। कि हमारा टारगेट यही होता है कि वी प्रोवाइड 50 to 60 मिनट्स टू ईच पेशेंट। और दूसरा ये है कि फ्लेक्सिबिलिटी है, अपॉइंटमेंट्स इजीली अवेलेबल होते हैं, कोई वो तमाम बैरियर्स जो एक ट्रेडिशनली नजर आते हैं, उन ट्रेडिशनल बैरियर्स को खत्म करने के लिए डायबिटीज टेलीकेयर मौजूद। डॉक्टर साहब, मेरे जहन में तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं और इतने सारे क्वेश्चन है कि आपकी सोच है, लेकिन मैं अभी नहीं करूंगा, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में इसलिए करूंगा कि एक तो एक्सक्यूज मी, मेरे साथ टाइम थोड़ा सा कम है और प्रोग्राम का टाइम बड़ा लिमिटेड होता है, तो मैं मरियम की तरफ जाऊंगा और हम डिजिटल मीडिया की तरफ आएंगे। डिजिटल मीडिया पे मैं मेरे से कुछ सवाल डिजिटल मीडिया पे भी है, लेकिन मैं मरियम की तरफ आऊंगा उसके साथ क्या क्वेश्चन है, और इंशाल्लाह मेरे क्वेश्चन जो है वो फिर क्वेश्चन आंसर सेशन में होंगे। जी मरियम, ज़ैनब, sorry. Zainab. Zainab. Because I belong from digital media department, so I wanted to ask, are you guys working on any digital platform for your patients, like to promote health, to promote any, about health? Are you guys working on digital platform? Yes, we are. Basically, डायबिटीज टेलीकेयर, मैं थोड़ा सा बताती चलूं क्योंकि लिसनर्स भी हैं और आपके सवालात के जवाबात उसमें भी कवर हो जाएंगे। बेसिकली डायबिटीज टेलीकेयर इज अ डिजिटल प्लेटफॉर्म, एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म 2020 में वी स्टार्टेड एज अ फॉर्म ऑफ टेलीमेडिसिन। हमने एक टेलीमेडिसिन फॉर्म की बुनियाद रखी थी और उसके बाद 2020 से वी स्टार्टेड विद द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, जो कि पेशेंट को इजीली समझ आता था, क्योंकि हमारे जो आम यूजर है वो आपको फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे यूज करना ज्यादा अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करते थे। तो वी स्टार्टेड फ्रॉम देयर, वी स्टार्टेड फ्रॉम द डायबिटीज एजुकेशन, वी स्टार्टेड फ्रॉम ऑनलाइन कंसल्टेशन थ्रू द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। In 2022, Diabetes Telecare launched its own mobile application with the name of Diabetes Telecare. And this is easily available on the Play Store, Apple Store, web version is also available. So we have a digital portal that is actually providing so many unique features. अगर मैं सिर्फ list down करूँ तो number 1, we are providing as a platform to them as a digital diary. एक डायबिटीज के पेशेंट को अपनी वेट की असेसमेंट बहुत जरूरी होती है, उनको अपना वेट रिकॉर्ड करना बड़ा जरूरी होता है कि आज मेरा वेट ये है, मैं 3 महीने का चैलेंज लेता हूँ तो मेरा वेट इतना करना है, तो उसकी ट्रैकिंग होती है। इसके अलावा ब्लड शुगर की मॉनिटरिंग, ब्लड शुगर दिन में 4 दफा वो चेक कर रहा है। कहाँ लिखते हैं हमारे मरीज? पर्चे पे लिखते हैं। जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो ना तो वो पर्चा होता है ना वो फाइल होती है, कभी ऑफिस से वो डॉक्टर के पास चले जाते हैं, कभी तो ये सारी चीजें संभालना बड़ा मसला होता है। इसी तरीके से ब्लड प्रेशर की रिकॉर्डिंग्स है, तो वो डेली बेसिस पे रिकॉर्ड करके सिर्फ ऐप में ऐड कर देते हैं, और वो एडिशन जो है वो हमारे पास सिस्टम में इजीली वी कैन, जब हमारे पास पेशेंट आता है तो ना हमें पर्चे की जरूरत होती है ना फाइल की जरूरत होती है, तो दे कैन ऐड देयर डाटा और वो ट्रैक हो जाता है। तो मोर देन 60 पैरामीटर्स की ट्रैकिंग फैसिलिटी डायबिटीज टेलीकेयर की मोबाइल ऐप में अवेलेबल है, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन है। रजिस्ट्रेशन हो जाए, इंस्टॉलेशन हो जाए, अपनी डिजिटल डायरी को इस्तेमाल कर लिया जाए, चाहे वो डायबिटिक है, नॉन डायबिटिक है, रिस्क पे है, अपनी स्क्रीनिंग करवाते हैं, अपना तमाम पैरामीटर यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। नंबर 3 फीचर, आपकी तमाम मेडिकल रिपोर्ट्स, जो कि आप अगर नॉन डायबिटिक भी हैं, आपकी उम्र 30 से 40 साल के करीब है और आप अपना कोई भी मेडिकल रिपोर्ट्स करवाते हैं, इवन गायनी के पेशेंट्स हैं, तो वो तमाम डाटा जो है अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स फाइल में डालने के बजाय स्नैपशॉट लें, ऐप में ऐड कर दें, डेट वाइज, टाइम वाइज आपका सारा डाटा रिकॉर्ड हो रहा है। चौथी बात, आपका अपॉइंटमेंट बुकिंग, मैं वहाँ एज डायबिटोलॉजिस्ट जो है वो लीड करती हूँ अपने तमाम पेशेंट्स को, और उसके साथ हमारी मल्टी डिसिप्लिनरी केयर टीम है, जो कि जैसे न्यूट्रिशनिस्ट है, वेट लॉस के लिए है, एक्सरसाइज स्पेशलिस्ट है, हमारे पास कार्डियक फिजिशियंस हैं, न्यूरो फिजिशियंस है, ताकि डायबिटीज के पेशेंट्स को सर से पांव तक जो प्रॉब्लम फेस की जाती है उसका डॉक्टर उसके पास क्लिक अवे पे मौजूद है। माशाल्लाह, These are the paid माशाल्लाह। consultations.
माशाल्लाह, बहुत अच्छा एक आइडिया है। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन भी आएंगे इन द फ्यूचर, और लोग आपके साथ, हम लोग रजिस्टर भी करवाएंगे। मैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन का नंबर जो है उन लोगों के साथ शेयर करता रहूंगा जिनको ये जरूरत है, स्पेशली पीपल फ्रॉम कराची। मैं जैनब की तरफ आऊंगा, चूंकि 4-5 मिनट सिर्फ हमारे साथ हैं, तो जैनब वो क्वेश्चन जल्दी जल्दी में करेगी, क्विक क्वेश्चन, और डॉक्टर साहब क्विक जवाब देंगी जो उसके जहन में है, और बहुत सारे क्वेश्चन हैं। जी जैनब। एक लास्ट क्वेश्चन अगर मैं करना चाहूँ तो वैसे मुझे स्टार्ट में करना चाहिए था, बट अब मुझे क्योंकि याद आ गया, मुझे पूछना था आपसे कि आपको शुरू से ही डॉक्टर बनना था, क्योंकि हमारे मुआशरे में देखा जाता है ना कि बेटी को फोर्स किया जाता है कि तुम डॉक्टर बनोगी, डॉक्टर के अलावा कुछ नहीं बनोगी। तो आपका माइंडसेट स्टार्टिंग से ही डॉक्टर की तरफ था कि मुझे डॉक्टर ही बनना है, या नहीं सडनली कुछ होता है ना, कुछ इंसिडेंट्स हो जाते हैं तो बंदा अपने गोल से हट के किसी और तरफ चला जाता है। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी ये। नहीं, मेरा शुरू से प्लान नहीं था डॉक्टर का। बेसिकली मेरा अपना पैशन था टू टीच। मुझे टीचिंग का बड़ा शौक था एंड सिंस द वेरी चाइल्डहुड। मैंने अभी पिछले अपने इंटरव्यू में भी बताया था कि आई वाज अ स्टूडेंट लाइक दैट, कि मैं घर में आके डमी स्टूडेंट्स क्रिएट करती थी एंड आई टीच देम। डमी स्टूडेंट्स होते थे और वो मल्टीपल स्टूडेंट्स, एंड आई डू देयर बीइंग अ स्टूडेंट माई सेल्फ एंड बीइंग अ टीचर माई सेल्फ, आई ट्राई टू वर्क एंड पहले वो बोर्ड भी नहीं फैसिलिटीज होती थी, तो हम दीवारों पे लिख लिख के पढ़ाते थे। मतलब इतना क्रेज था मुझे पढ़ाने का। सो टीचिंग वाज माय फर्स्ट प्रायोरिटी। लेकिन अच्छा, डॉक्टर बनने के लिए किसी ने फोर्स नहीं किया। आई लेफ्ट इट ऑन के अल्लाह ताला की तरफ से मुझे था कि मेरे पेरेंट्स को बड़ा शौक था। माय फादर वाज सपोज्ड टू बी आर डॉक्टर। उनको बड़ा शौक था डॉक्टर बनने का। उन्होंने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया था कि मेरा बड़ा शौक है कि मेरी बेटी जो है वो अगर डॉक्टर बन सके। फोर्स नहीं किया था, बन सके। तो मैंने कहा था कि अल्लाह के हवाले, अगर आई कैन डू, और मेरी अपनी एकेडमिक्स इतनी अच्छी हुई कि मुझे एडमिशन अगर कहीं मिल गया तो ओके, विल लुक फॉरवर्ड। तो चूंकि एक स्टूडियो स्टूडेंट रही और गोल्ड मेडलिस्ट रही, तो मेरा एडमिशन हो गया एंड आई प्रायोरिटाइज कि मैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी से करूं। और तमाम चीजें करते हुए डॉक्टर तो बन गई। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि मेरा पैशन पहले भी टीचिंग था, बाद में भी टीचिंग था, और आज भी अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं डायबिटीज के पेशेंट्स को एजुकेट कर रही हूँ। आज मेरे प्लेटफॉर्म पे 30,000 से ऊपर लोग हैं जिनको मैं डेली बेसिस पे एजुकेट करती हूँ। मेरे यूट्यूब चैनल पे मैं एज अ लेक्चरर अपने लेक्चर्स रिकॉर्ड करती हूँ, क्योंकि पैशन तो वही था जिसको प्रोफेशन में कन्वर्ट कर लिया। एक ही स्लोगन है, अपना प्रोफेशन वही बनाए जिसका आपको पैशन हो, क्योंकि जब प्रोफेशन आपका पैशन आपका प्रोफेशन बन जाए तो शायद आपको कोई भी नहीं हरा सकता। माशाल्लाह माशाल्लाह। डॉक्टर साहब, आप प्रोग्राम ख़त्म करने से पहले मैं नाजरीन को ये बताऊं, चूँकि ज़्यादातर हमारे अच्छे साथी है और स्टूडेंट्स होते हैं, जिसमें पंजाब यूनिवर्सिटी, नमल यूनिवर्सिटी और बाकी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी और कॉलेज, और ये अपना DMCU और ये सारे शामिल हैं उसमें, जिसके स्टूडेंट हमारे एम्बेसडर्स भी हैं। और 5700 एम्बेसडर हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड हमारे, और इसमें 70% पाकिस्तान से हैं। वो सब हमें सुन रहे हैं और वो हमें सुनते हैं इस प्रोग्राम के तवसुत से। तो उनको मैं बताऊं, मुझे नाम, मैं हिस्ट्री में बड़ा कमज़ोर हूं, मैं माजरत चाहता हूं, लेकिन एक मुगल बादशाह था जिसको अपने बच्चों ने कैद किया। उसकी उम्र बहुत बढ़ गई और वो मर नहीं रहा था, तो बच्चों ने कहा ये तो मर नहीं रहा, हमारी नंबर कब, बारी कब आएगी। तो बच्चों ने जेल में बंद किया। तो एक दिन ऐसा हुआ कि जो बच्चा उसका उसके बाद किंग बना, तो उसको किसी ने कहा कि यार, अपने वाले साहब से आखिरी ख्वाहिश तो उसकी ज़िंदगी का पूछो कि उसकी ज़िंदगी का आखिरी ख्वाहिश क्या है। तो उसने कहा बिल्कुल पूछ ले, जो भी है उसको पूरा कर दे। तो जब वो गए तो किसी ने पूछ लिया जाके, उसके किसी मेंबर ने, तो उसने कहा कि मुझे कुछ स्टूडेंट चाहिए और एक पेन कापी चाहिए जो कि जिनको मैं पढ़ाऊं और कुछ लिखूं। तो जब वो वापस आ गया तो उसको कहा कि अच्छा, उसने ये मांगा है सिर्फ पेन कापी और बस चंद स्टूडेंट्स मांगे हैं जेल में कि वो उनको पढ़ाए, और पेन कापी बस, कोई और मुतालबा नहीं है। तो साथ में जो दाना बंदा बैठा हुआ था, दरबार में बैठता था, जिसको आजकल PSO या सेक्रेटरी या कुछ कहते हैं, उन जमानों में एक दाना बंदा हुआ करता था जो कि सारी चीज़ों को जानता था और बड़ा काबिल हुआ करता था। उसने कहा हाँ बादशाह सलामत, उसने मांगा पेन कापी है, लेकिन ये भी याद रखे कि तुम्हारे वालिद साहब के सर से अभी तक बादशाहत का जो भूत है वो उतरा नहीं है। तो ये एक बादशाही है। यकीनन टीचिंग बहुत बड़ी पैगंबराना पेशा है, जो कि हम लोग उसको इग्नोर नहीं कर सकते किसी भी सूरत में। ये बहुत बड़ी बात है डॉक्टर साहब जो आपने की। डॉक्टर साहब, मैं आपका तो शुक्रिया अदा कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको नाजरीन ये भी साथ में बताऊं, डॉक्टर साहब ने बड़ी खूबसूरत बातें की। और एक कैंसर का पेशेंट था, उसको डॉक्टर्स ने कहा, अमेरिका में था, कि उसको डॉक्टर्स ने कहा, आज से तकरीबन 30-35-40 साल पहले की बात है,
तो उसको डॉक्टरों ने कहा कि आपके साथ 26 दिन हैं, आप मर जाएंगे, आपको जो कैंसर है ये इस लेवल का है कि आप 26 दिन जिंदा रहेंगे, उसके बाद आप मर जाएंगे। उस आदमी ने 2 जगहों से और अपने टेस्ट करवाए, दूसरे ममालिक में गया, वहां से उनको यही जवाब मिला कि आपके साथ इतना ही टाइम है। नाजरीन, उस मरीज का 26 साल बाद, उस डॉक्टरों के कहने के बाद 26 साल बाद मैं इंटरव्यू सुन रहा था, जो कि बहुत कमजोर हो चुका था, व्हील चेयर पे था, 90 के करीब था, और उसने कहा कि मुझे जब डॉक्टर ने 50 प्लस पे ये कहा कि आप अभी और नहीं जी सकते, तो मैंने इंसानी खिदमत का काम शुरू किया, और मैंने अपनी जो मार्केट थी, प्लाजा था, वो गरीबों के नाम किया, और मैंने वो सारा कुछ अल्लाह के नाम पे, गॉड के नाम पे जब डोनेट किया और मैं उस पर काम करने लगा, तो आज 26 साल बाद भी मैं जिंदा हूं, और मैं आज भी, वो शायद वो डॉक्टर आप सारे मर गए हैं लेकिन मैं आज भी जिंदा हूं। तो कहने का मतलब है कि जी सबसे पहले जो है मोटिवेशन होता है। डॉक्टर साहब से एक क्वेश्चन मैंने करना था ये कि जी खानदान का क्या रोल होता है, लेकिन हम इंशाल्लाह नेक्स्ट में उसको करेंगे कि जो पेशेंट के इर्द गिर्द लोग हैं उनका एटीट्यूड कैसे होना चाहिए और उनको क्या करना चाहिए। ज़रूर डॉक्टर साहब आपको दोबारा तकलीफ देंगे क्योंकि ये सब्जेक्ट बहुत बड़ा है, लेकिन हमारे प्रोग्राम का एक स्पेशल टाइम होता है जो कि अभी हम क्रॉस कर चुके हैं। तो इस वजह से मैं नाजरीन आपसे इजाज़त चाहने से पहले डॉक्टर साहबा का बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ कि उन्होंने हमें टाइम दिया। डॉक्टर साहबा, थैंक यू वेरी मच कि आपने हमें ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच डॉक्टर खलील, आपने इनवाइट किया, एंड दिस इज अ वेरी गुड इनिशिएटिव कि शायद हमारी जो जर्नी हम तय करके आए हैं, और इंशाल्लाह अभी तो आगे जाना है इंशाल्लाह, लेकिन शायद जो लोग इस वक्त उस स्पेस से गुजर रहे हैं कि आगे क्या करना है और कैसे करना है, उसमें शायद हम कुछ 1% रोल प्ले कर सकें उनको एडमायर करने के। ये बिल्कुल अच्छी बात आपने की है, बिल्कुल इंशाल्लाह करेंगे आप, और आपकी बातें यकीनन बहुत दूर तक पहुंचेगी और इसका असर भी होगा। मैं अपने को होस्ट ज़ैनब खान का भी मशकूर हूं कि उसने ज्वाइन किया। थैंक यू वेरी मच ज़ैनब खान। Thank you, sir, for having me. Thank you so much for giving me the opportunity. Thank you so You much. most welcome ever, and I hope that to see you in the program from 3:30 to 4:30 इंशाल्लाह। तो नाजरीन, मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, आपसे नेक्स्ट प्रोग्राम में दोबारा मुलाकात करते हैं इंशाल्लाह। तब तक के लिए मुझे, मेरे मेहमान गिरामी को और मेरे को होस्ट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।